फ्रेंड्स, आपका एडू सर्च हब में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के बारे में बताया था, तो गलती से वेस्टर्न घाट्स निकल गया था। उसमें ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर 16% डिप्लीशन हुआ है। तो अब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैप में ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट है और ये 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो विड्थ है वो 50 से 80 किलोमीटर है, यानी कि ये ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन में कम चौड़ा है। ईस्टर्न घाट ज़्यादा चौड़ा है। इसका जो एरिया है वो लगभग 1.4 लाख किलोमीटर है, 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और आपने देखा था ईस्टर्न घाट का जो एरिया था वो था लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये इससे लगभग दोगुना है। तो इस तरीके से अगर कंपैरिजन करके क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर है और आपने देखा था ईस्टर्न घाट्स का जो था वो अबाउट 600 मीटर था, यानी कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट काफ़ी ऊंचा है। इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद नीलगिरीज और फिर सदर्न वेस्टर्न घाट। तो ये आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये आपका यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है और ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो जो ये वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू को अलग करता है। तो ये एक दूसरे को अलग करता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुडी है। तो ये नाम आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंपली आपको ये एग्जाम में दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस घाट में है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। ईस्टर्न घाट में है या वेस्टर्न घाट में है, कौन सी रेंज में है, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है। या आपसे सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है। उसकी हाइट आपको लगभग पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट पता हो ये जरूरी नहीं है। तो अन्नामुडी की जो हाइट है वो 2695 मीटर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में ये फैला हुआ है। तो गुजरात, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरला है। इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है। इन स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभिन्न स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको उनमें से सेलेक्ट करना होगा कौन सा वेस्टर्न घाट में है, कौन सा नहीं है। तो डिफरेंट स्टेट्स में इनको डिफरेंट नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी और केरला में कार्डेमम हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। तो कार्डेमम हिल्स आपको मालूम होगा कि इलायची के लिए फेमस है। यहाँ पर इलायची का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है केरला में। और कर्नाटक तमिलनाडु नीलगिरी तहर के बारे में आपने सुना होगा। और नीलगिरीज काफ़ी मनोरम दृश्य बनाते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर रहा है। और ये महाराष्ट्र है, ये सह्याद्री, तो सह्याद्री हिल्स के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, चाहे ईस्टर्न घाट हो चाहे वेस्टर्न घाट हो, ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यानी कि अपनी एक इनकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी है। जो कि दुनिया के
इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है। तो बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं इनकी कैसी बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर 7400 प्लस फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। 139 मैमल स्पीसीज पाई जाती हैं। मैमल स्पीसीज का मतलब है जो ऐसी स्पीसीज जो अपने बच्चों को जन्म देने के पश्चात दूध पिलाती हैं, मिल्क फीड करती हैं। 500 प्लस वर्ड स्पीसीज हैं, 500 प्लस। 290 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज हैं, यानी कि यहाँ पर फिशरीज सेक्टर भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है और हो भी रहा है। ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज यहाँ पर 325 है, ये नाम ही आपको बता रहा होगा। ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज यानी कि ये पूरे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है इन स्पीसीज का, क्योंकि ये इकोसिस्टम का हमारे पार्ट होते हैं। अगर इकोसिस्टम किसी भी तरीके से डिसबैलेंस होता है तो उससे हमारी लाइफ भी अफेक्ट होती है। इसलिए ये 325 स्पीसीज ये ग्लोबली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वेस्टर्न घाट कितना इम्पोर्टेंट है कि पूरे ग्लोब पर इसको माना जाता है, यानी कि जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका भी इसको दर्जा दिया गया है, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसमें भी इसको रखा गया है। तो आगे देख लेते हैं। अब ये बना फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताया गया है कि वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा माना जाता है कि एक लैंडमास था, उसके चारों तरफ पानी था। तो जो लैंडमास था उसे पैंजिया बोला जाता था, और जो उसके चारों तरफ पानी था उसको पैंथालासा सी बोला जाता था, पैंथालासा। तो जो पैंजिया था उससे डिफरेंट पार्ट अलग हुए, उसमें से एक हमारा प्यारा भारत भी था। और प्यारा भारत ऐसा माना जाता है कि हमारा इंडिया मेडागास्कर से अलग हुआ और ये सीधा एक दूसरे से दूर हो गया। तो जो वेस्टर्न घाट है ये मेडागास्कर से मिला हुआ था ऐसा माना जाता है, और ये काफ़ी खड़ी ढाल बनाता है, यानी कि एक क्लिफ बनाता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स जो पाए जाते हैं इसीलिए पाए जाते हैं, और इससे जो रिवर्स फ्लो होके गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम रिवर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स आर द माउंटेनियस फॉल्टेड एंड इरोडेड एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू का ही एक पार्ट है। माउंटेनियस रेंज है आपकी, गुजरात से लेके आपने देखी केरला तक थी। तो ये फॉल्टेड है, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट्स हैं। अब फॉल्टेड आपको जब बताया था कि डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो डिफरेंट फॉल्ट्स थे जिनके थ्रू मैग्मा बाहर आया और इकट्ठा होता गया, और इस तरीके से आपका ये एक स्टेबल लैंड बना। तो ये वेस्टर्न घाट भी उसी का ही हिस्सा है, और जिसमें एरोडेड हो चुका है ये। अब एरोजन तो होता ही रहता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वेदरिंग प्रोसेस होती रहती है, और इससे एरोजन भी होता रहता है, और आगे जाके अदर प्लेसेस पे डिपोजिशन हो जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि डिफरेंट रॉक्स पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी रॉक्स हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, खोंडेलाइट्स है, नीसिस है, लाइमस्टोन है, ये सब पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपने नीस देखा होगा, इस पे गौर किया। ये ऊपर जो आपने देखी हैं ये तो आपकी आ जाती हैं किसमें, ये आपकी आ जाएंगी बेसाल्ट, ग्रेनाइट और खोंडेलाइट, ये इग्नियस रॉक्स में आ जाएंगी। और ये जो आपका नीस है ये मेटामॉर्फिक में है। तो हमने जब डिस्कस किया था तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, तब उसमें आपको याद होगा बताया था कि इसमें दो टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जब मैग्मा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। बट आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर व्हाट हैपेंस दैट दीज rocks are converted into another form, so that is called the metamorphosis process, and this is the rock which is called metamorphic rock. तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और नीस उन्हीं में से एक है। तो आगे देखते हैं अब हम।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से काफ़ी रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन होता है। काफ़ी रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। वेस्टर्न घाट्स रिवर्स के लिए काफ़ी फेमस है। उनमें जो महत्वपूर्ण रिवर हैं वो हैं आपकी गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, और ये मॉनसून फेड रिवर्स हैं, यानी कि ये मॉनसून पर निर्भर करती हैं। और जब बारिश होती है, जब जून जुलाई अगस्त में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है और इन रिवर्स में फ्लड भी आता है। डैम में पानी ज़्यादा जाता है तो डैम भी टूटने का डर होता है। तो ये सब समस्या, अभी केरला में फ्लड आई थी जो 2018 में, तो उसके पीछे एक ये भी काफ़ी बड़ा कारण था कि उस टाइम पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो जिससे वो डैम टूट गया था। तो ये मॉनसून फेड रिवर्स हैं। ये सदा नीरा नहीं है, यानी कि ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें कॉन्टिन्यू पानी रहता है। तो अब जो हिमालय से आती हैं वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे उनका पेरिनियल हो जाना एक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी हमेशा मिल रहा है, आइस मेल्ट होती रहती है। बट इनके पास ऐसा नहीं होता है और ये सूख जाती हैं जब बारिश नहीं होती है, जब पानी नहीं मिलता है इनको। तो आगे देखते हैं। इनका जो फ्लो है बे ऑफ बंगाल की तरफ है। जो भी ये रिवर्स है इनका फ्लो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। क्यों है? अभी आपने देखा कि जो ईस्टर्न घाट है वो कम ऊंचा है किसकी कंपैरिजन में, वेस्टर्न घाट की कंपैरिजन में, तो निश्चित रूप से ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाएंगी। तो ये तो आपको पता होगा, ये काफ़ी सामान्य सी बात थी। अब इसमें ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप याद कर ही लेना, क्योंकि ईस्टवर्ड रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्टवर्ड रिवर्स, बट यहाँ पर कुछ आपको वेस्ट वर्ड रिवर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जैसे कि इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, एक पेरियार है, भरत पूजा है, पंबा है, नेत्रावती है, शरावती है, मांडोवी है, जुआरी है। ये रिवर्स हैं जो कि आपकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। मांडोवी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो आपको अभी बताया था कि ये मेडागास्कर से अलग हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, यानी कि ये ग्रेडियंट इसका काफ़ी ज़्यादा स्टीपर है। तो ग्रेडियंट के स्टीपर होने की वजह से यहाँ पर डैम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी सारे डैम यहाँ पर बने भी हुए हैं। और यहाँ पर वाटरफॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। वाटरफॉल्स यहाँ पर मनोरम दृश्य बनाते हैं, जिससे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो डैम यहाँ पर अब कौन कौन से डैम है, कुछ डैम्स के नाम देख लेते हैं, फिर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोयना डैम है महाराष्ट्र में, शिव समुद्रम डैम है कर्नाटक में, मेट्टूर है, पायकारा है, ये तमिलनाडु में है, प्राम्बिकुलम एंड इदुक्की आपका केरला में है। कोयना महाराष्ट्र में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है, मेट्टूर और पायकारा तमिलनाडु में है, प्राम्बिकुलम और इदुक्की केरला में। ये कुछ डैम्स हैं जो वहाँ पर स्थित हैं। अब इन डैम्स की वजह से और पानी की वजह से यहाँ पर क्या डैम है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए भी काम आ जाता है, इरिगेशन के पर्पज़ के लिए भी आ जाता है काम में। और यहाँ पर फिशरी सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। डैम में आपको मालूम होना चाहिए कि फिशरीज भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। क्लाइमेट यहाँ का वेस्टर्न घाट का कैसा है, तो क्लाइमेट यहाँ पर आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि वेस्टर्न घाट का काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जब साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है तो यहाँ पर वो टकरा के हिल से और काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे करवा देता है और रेस्ट ऑफ द मानसून आगे मूव कर जाता है। तो यहाँ पर ये हाई रेनफॉल होती है। आप जैसे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रेनफॉल कम होती जाती है, बट यहाँ पर रेनफॉल अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाई रेनफॉल होती है। और टेम्परेचर मॉडरेट होता है। टेम्परेचर मॉडरेट क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, यानी कि ये कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन पर ये टेम्परेचर का मॉडरेट होना एक सामान्य सी बात है। और लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बाद में एक अलग वीडियो में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझा दूंगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें पासेस देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पासेस हैं। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि इन पासेस को लगाइए। तो थालघाट है, भोरघाट है, ये महाराष्ट्र में है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा, ये सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। 4 पासेस हैं यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स में। आगे देखते हैं अब यहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट्स हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, ईस्टर्न घाट के बारे में भी हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी तभी ज़्यादा है जब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट्स पाए जाते होंगे। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, स्क्रब जंगल्स पाए जाते हैं, सोलास पाए जाते हैं, सवानास पाए जाते हैं। अब ये अलग अलग क्यों पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, क्यों पाए जाते हैं? वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि आपने अभी देखा कि सदर्न पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं रेनफॉल कम हो जाती है, गुजरात में काफ़ी कम हो जाती है। अब यहाँ पर एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, एलिवेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ आप जैसे जाते हो तो कम होता जाता है। तो टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको हाइट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर रेनफॉल में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्क्रब जंगल्स। स्क्रब जंगल्स वो जंगल्स होते हैं जहाँ पर स्रब्स बहुत ज़्यादा है, स्रब्स का मतलब झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। सोलास पाए जाते हैं, सवानास पाए जाते हैं। सवाना वो होते हैं जो वुडलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर होता है, यानी कि दोनों चीज़ें वुडलैंड और ग्रासलैंड दोनों वहाँ पर मिक्सचर होते हैं, तो ये आपका सवाना होता है। तो सवाना यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। अब इसके मैं ये लिखना भूल गया था, चलो हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस, तो ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? तो आपको मालूम है कि रिवर्स हैं, यहाँ से फ्लो करती हैं। तो काफ़ी इंडिया के काफ़ी बड़े रीजन में कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी हैं। ये रिवर्स जब बह के जाती हैं तो वाटर सप्लाई करती हैं, जिससे पानी की जो किल्लत है वो दूर होती है। सेकंड, डैम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, फिशरीज भी डेवलप होती हैं। वाटर का जब स्टोरेज होता है तो इरिगेशन के लिए भी काम आता है, जिससे एग्रीकल्चर डेवलप होता है। और थर्ड क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और एंडेमिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। एंडेमिज्म का मतलब है यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई, ऐसी स्पीसीज जो केवल यहीं पर पाई जाती हैं और कहीं पर नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर राइस है, टी है, कॉफ़ी है, कॉटन है, टीक है, इनका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे कॉफ़ी का कल्टीवेशन मेनली बाबा बुदन हिल्स है वहाँ पर होता है, और राइस का भी होता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है और राइस के लिए काफ़ी वेट एरिया चाहिए, तो ये इसलिए प्लस पॉइंट है। टी भी होता है, टी आपको हिली रीजन है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ज़्यादा नीचा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर टी का भी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन हो जाता है। कॉटन का इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पर ये प्लेट्यू रीजन है, तो यहाँ पर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक से, तो वो ब्लैक सॉइल होती है और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। टीक का भी होता है कल्टीवेशन। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी जिनका कल्टीवेशन होता है। अब इन क्रॉप्स की वजह से यहाँ पर जब क्रॉप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो फिर इसका डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, डिप्लीशन भी हो रहा है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो यहाँ पर टकरा के बारिश हो जाती है काफ़ी, तो ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि वाटर रिवर्स को मिल जाता है और वाटर सप्लाई पूरे इंडिया में, पूरे में तो नहीं कह सकते आप, मोस्ट ऑफ द इंडिया में हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। तो गोवा और कुंद्रेमुख से आपका आयरन, बॉक्साइट और मैग्नीज वहाँ से मिलते हैं, बट ये जो गोवा और कुंद्रेमुख है ये आयरन के लिए फेमस है। टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी यहाँ पर डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कोडाई कनाल है, तमिलनाडु में पाया जाता है, मुन्नार है, केरला में पाया जाता है। तो ये सब यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं,
और यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, आपने को बताया था, हिल्स हैं, बहुत ही सुंदर हिल्स हैं, तो यहाँ पर लोग देखने आते हैं। वैलीज हैं, ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप कभी साउथ जाइएगा, देखिएगा, बड़े हमारा हिंदुस्तान काफ़ी प्यारा है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है। तो इस डाइवर्सिटी को देखने के लिए आपको वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। आपको जब भी जीवन में मौका मिले तो जाइएगा। मैं तो अभी तक नहीं जा सका। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि कंजर्वेशन के लिए क्या काम किया गया है। तो कंजर्वेशन के लिए, जैसा कि आप यहाँ, कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो ईस्टर्न घाट्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, लगभग वही प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैफिकिंग, यहाँ से जो फॉरेस्ट गुड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको मार के यहाँ से ले जाते हैं, उनको बेचते हैं अदर मार्केट में, वहाँ से पैसा लेते हैं, तो ये लीगल है, हमारे यहाँ बैन है। और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर एक प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डैम का बनाना, ये बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेस्टर्न घाट है वो डिप्लीट हो रहा है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में, यानी कि 2012 में इसको लाया गया था। तो ये अब ग्लोबल धरोहर है, दुनिया की धरोहर है। इसको संभालना केवल भारत का ही दायित्व तो नहीं है, पूरी दुनिया का दायित्व है। तो इसको संभालने के लिए भारत को काफ़ी सहयोग भी मिलता है, और इंडिया इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कह सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है ऐसा। तो जहां पर 1500 स्पीसीज, किस चीज की स्पीसीज, वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज एंडेमिक हो, यानी कि 1500 वहां पर एंडेमिक हो, यानी कि वो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हो, तो हॉटस्पॉट के लिए ये चीज ध्यान में रखी जाती है। दूसरी कि वहां की जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसका एटलीस्ट 70% खत्म हो चुका हो। तो ये दो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, किसी को भी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। भारत में 4 जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक आपका ईस्टर्न हिमालय है, दूसरा आपका वेस्टर्न घाट है, जैसा कि आप देख रहे हो, थर्ड आपका सुंडालैंड है। सुंडालैंड में आपका इंडोनेशिया वगैरह ये सब सुमात्रा आ जाते हैं उसमें, और इसमें भारत का अंडमान एंड निकोबार हिस्सा है। और फोर्थ जो है वो है आपका इंडो बर्मा रीजन, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का काफी पार्ट इसमें आ जाता है। तो ये 4 हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंडिया से आते हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ कमिटीज भी गठित की गई थी। सॉरी, गाडगिल कमेटी है, के कस्तूरी रंगन कमेटी है। तो इन कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं, ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, इतना समय नहीं है। तो गाडगिल सर थे जो, उन्होंने बताया था, माधव गाडगिल नाम था इनका पूरा, कि एंटायर वेस्टर्न घाट जो है हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी न की जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये इन्होंने बोला था। तो गवर्नमेंट ने ऐसा उस टाइम पे बोला कि ये आप जो बोल रहे हो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये सुनने में काफी अच्छा लगता है कि एंटायरली इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कर दो, अनाउंस कर दो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसका काफी ज्यादा अपोज किया था उस टाइम पे, केरला गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट, इन्होंने भी काफी अपोज किया था। तो फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया। बाद में फिर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो के कस्तूरी रंगन जी ने बताया कि इसका जो 37% एरिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो, और उसके अलावा कहीं और वहां दूसरी जगहों पर आप रिस्ट्रिक्शन तो रखो, बट वहां के स्थिति परिस्थिति के हिसाब से रखो। तो इस चीज को के कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, और गवर्नमेंट इसके कंजर्वेशन के लिए काम करती भी रहती है। तो ये जो है, ये सब आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, और आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना, और यदि वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना। तो धन्यवाद, थैंक यू।